Today we will start the lecture number 24 of the current lecture series Fuel Chemistry. So in this particular lecture we will discuss the biomass or biofuel as an alternative fuel. तो इस लेक्चर के अंदर हम बायोमास को यूज़ करेंगे एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोमास। बायोमास क्या होता है? सो बायोमास इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं दीज आर कॉल्ड बायोमास। ठीक है। उसके अलावा मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग द रेसिड्यूज जो इनके फाजिल मादे होते हैं उनको भी हम बायोमास के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड मटेरियल दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन कंबस्टन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टू रिलीज द हीट। ठीक है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनको भी हम यूज़ करते होते हैं कंबस्टन के प्रोसेस के अंदर, जिनसे फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस और हीट वगैरह रिलीज होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़। तो पर्पज़ इसका होता है कि हम इसको ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ करें एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बिफोर अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले जो बायोमास थी लोग उसको यूज़ करते होते थे बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ठीक है। मीन्स कि जब फॉसल फ्यूल्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे तो लोग अपनी लाइफ में जो यूज़ करते थे एनर्जी के तौर पे वो बायोमास को यूज़ करते होते थे रादर देन फॉसल फ्यूल्स। उसके बाद अगर हम एनुअली देखें तो अबाउट 146 बिलियन मैट्रिक टन्स बायोमास जो सा है वो अनयूजफुल रहता है एनुअली, यानी कि हर साल 146 बिलियन मैट्रिक टन जो सा होती है, इतनी बड़ी अमाउंट जो सी है बायोमास जो सा है वो अनयूजफुल रहता है। जबकि इसको हम यूज़ करके लार्ज हुज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको फिर फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये अगर हम फॉसल फ्यूल के यूज़ के रेफरेंस से अगर हम देखें तो ये अबाउट उसका हाफ बनता है, यानी कि जितना हम एनुअली फॉसल फ्यूल को यूज़ करते हैं और जितना हम ये इसको वेस्ट करते हैं ये इसका हाफ बनता होता है। ठीक है। यानी कि इस सारे को अगर हम 146 बिलियन मैट्रिक टन्स बायोमास को अगर हम यूज़ करें तो ये हमारा हाफ जो फॉसल फ्यूल की डिपेंडेंस है एनुअली उस पे उसके इक्वल। उसके बाद अगर हम सोर्सेज ऑफ बायोमास की बात करें कि बायोमास के सोर्सेज कौन कौन से हैं तो उसमें वुड आ जाता है, स्ट्रॉ, साडस्ट, पीनट हस्क, उसके अलावा बगार, ये जो शुगर कैन रेसिड्यूज होते हैं, ये नीचे इसका डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं ये शुगर कैन रेसिड्यू है। ठीक है। शुगर कैन रेसिड्यू। उसके बाद एनिमल बायो प्रोडक्ट्स हैं, सेवेज है, एनर्जी क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स बाई प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक या म्यूनिसिपल वेस्ट है। सो दीज आर द सोर्सेज दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये रीन्यूएबल सोर्स है, मीन्स कि हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। नो वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनती। इट इज़ ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी कि ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। एंड इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मीन्स कि ये पोल्यूशन वगैरह काज नहीं करता। उसके बाद अगर हम इसका साइकिल देखें बायोमास का तो इसमें क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं, जो इनकी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं या जो वुड वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं, एनिमल प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी बायोमास के तौर पे एक्ट करती होती हैं। फिर ये बायोमास को हम इसके एनर्जी बनाते होते हैं बायोमास पावर प्लांट में। ठीक है। और जब ये एनर्जी बनाते हैं तो ये एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि ये पोल्यूटेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि जो बायोमास से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं दैट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस। ठीक है। तो ये जो सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको फर्दर प्लांट्स यूज़ करते हैं, देन प्लांट्स को फिर हम अगेन यूज़ करते होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स के तौर पे बायोमास की प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से ये जो सा साइकिल है बायोमास का एनर्जी का ये चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इंक्रीज द पार्टिकुलेट मैटर कंटेंट, के हवा के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर का कंटेंट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा स्मोक की प्रोडक्शन काज करता है। उसके अलावा ये डिफरेंट डिजीज़ का काज करता है जब ये पार्टिकुलेट मैटर को हम इनहेल करते होते हैं, सांस के ज़रिए हवा को जब अंदर लेके जाते हैं। तो ये जो से पार्टिकुलेट मैटर होते हैं तो ये हमारे डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स काज करते होते हैं, अस्थमा वगैरह। उसके बाद पार्टिकुलर मैटर का इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडिंग अप इनटू एटमॉस्फेयर एज इट इज़ अ कंट्रोल डिसएडवांटेज, यानी कि ये जो सा डिसएडवांटेज है कि हम इसको पार्टिकुलर मैटर वाला ये कंट्रोल डिसएडवांटेज है। मीन्स कि हम पहले इसको फिल्टर करके अगर एटमॉस्फेयर में इसको एक्सपेल करेंगे तो देन ये जो सा डिसएडवांटेज है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स इसका मतलब कि ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, और ये हमारे पास जो बायोमास एनर्जी जो सी प्रोडक्शन है ये टोटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रोसेसिंग ऑफ बायोमास और बायोफ्यूल। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ड्राइंग एंड कम्पैक्ट,
कि हमारे पास जो बायोमास होगा उसको हम सबसे पहले ड्राइंग यानी कि उसको ड्राई उसको खुश्क करके हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको सेव कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो डैट विल डिकम्पोज इट और उसको हम स्टोर यानी कि ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो जो सबसे पहला काम होगा वो होगा ड्राइंग, कि हम उसको खुश्क करके उसको स्टोर कर लेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम। देन हम उसको कंपैक्ट करेंगे इट बाय रोप और इसको हम क्यूबिक फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, फिर देन क्या करेंगे, ग्राइंडिंग एंड कंप्रेशन इनटू पैलेट्स। देन ये जो सा हमने इसको रोप के साथ कंपैक्ट फॉर्म में लेके आए हैं, देन हम इसको क्या करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे एंड और इसके हम स्मॉल पैलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी फॉर्म में हम इसको स्टोर करते होते हैं और ट्रांसपोर्ट करते होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में इसको यूज़ करना ईजी होता है। ठीक है, पैलेट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट जो सा थर्ड स्टेप है डेट इज स्टोरिफैक्शन प्रोसेस। इसको हम पार्शियल पायरोलिसिस भी कहते होते हैं। पायरोलिसिस में हमें पता है कि हम हीट करते होते हैं, तो इसके लिए जो टेम्परेचर है डेट इज 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है डेट इज 2 to 3 hours और इसके अंदर कोई भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता और परसेंटेज ऑफ कार्बन इससे इन्हांस होती है। उसके अलावा मोर वॉल्यूम ऑफ बायोमास, इसमें ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है बायोमास का उसको हम कन्वर्ट करते हैं लेस वॉल्यूम ऑफ बायोमास। देन हम ये जो सा बायोमास होता है वुड इसको हम कन्वर्ट करते हैं चारकोल के अंदर। इसके लिए हमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है डेट इज़ 500 डिग्री सेल्सियस और इसकी हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मीन्स का लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंडर हम इसको हीट करते होते हैं। तो 50% जोन सा होता है बाय वेट चारकोल प्रोड्यूस होती है, जितना यानी कि हम बायोमास को बर्न करेंगे उसका 50% बाय वेट हमें चारकोल की प्रोडक्शन मिलती होती है। ठीक है, उसके बाद जब वंस टेम्परेचर इज ऑब्टेन रिएक्शन इज सस्टेनेबल बिकॉज बर्निंग गैसेज आर यूज टू कैरी आउट द रिएक्शन, यानी कि एक दफ़ा हमें बर्निंग के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो सा प्रोसेस होगा ये सस्टेनेबल होगा और इसके अंदर जो बर्निंग गैसेज होंगी वो फर्दर रिएक्शन को कैरी आउट करेंगी। ठीक है, अब अगर हम ये जो से हमने स्टेप्स पढ़े, अगर हम इसके फ्लो शीट डायग्राम देखें तो सबसे पहले बायोमास या बायोफ्यूल है उसको हम ड्राई करते हैं और कंपैक्ट करते हैं या बेलिंग। देन हम उसको पैलेटाइजेशन यानी कि स्मॉल पैलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन हम उसको टोरिफैक्शन या पार्शियल पायरोलिसिस करते हैं। देन हम इसको चारकोल में कन्वर्ट करते हैं। देन हम इसको मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में अगर इसको बेच देते होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट जनरेशन फ्यूल के अंदर इसका क्या रोल है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन फ्यूल के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट जनरेशन फ्यूल की बात करें तो इसके अंदर बायोमास इटसेल्फ, हम इस बायोमास को यानी कि यूज़ करते हैं सॉलिड बायोमास को और इसको ड्राई करके इसको पार्शली पायरोलाइज करते हैं और इसको हम यूज़ करते होते हैं। इसमें वुड को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन फ्यूल है जिसमें बायोमास इटसेल्फ यूज़ हो रहा है। अब जो से सेकंड जनरेशन फ्यूल है इसमें हम फूड फ्रैक्शंस ऑफ बायोमास को यूज़ करते होते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, इसमें कॉर्न ऑयल आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा राइस और व्हीट ऑयल आ जाता होता है। ठीक है, इन सारों को हम फूड के लिए भी यूज़ करते हैं, डेट्स हम इसको कह रहे हैं फूड फ्रैक्शंस ऑफ बायोमास। इसको हम सेकंड जनरेशन ऑफ फ्यूल के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो नॉन फूड पार्ट ऑफ क्रॉप्स होता है या रेजिडुअल मैटर होता है या वेस्टेज होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते होते फूड के तौर पे, तो इसके ज़रिए जो बायोमास को प्रोडक्शन होती है उसको हम थर्ड जनरेशन फ्यूल में काउंट करते होते हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन फ्यूल जो सी होती है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब व्हेन प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन क्रॉप, यानी कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी हो वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तो देन हम सेकंड जनरेशन फ्यूल वाले मेथड को यूज़ करते होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल कन्वर्जन को देखें तो सबसे पहले है केमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास टू सिंथेटिक फ्यूल। तो ये जो सा यूनिट है हमारे पास CH2O, इस सिंगल यूनिट को हम यूज़ करते होते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल यूनिट ऑफ बायोमास। अब जहाँ पे भी CH2 आएगा इट मीन्स के डेट इज़ द सिंगल यूनिट ऑफ बायोमास। ये सेलुलोजिक फॉर्म में। अच्छा, बेसिक रिएक्शन अगर हम इसका देखें तो ये जो सा सेलुलोजिक यूनिट है सिंगल यूनिट ऑफ बायोमास है, तो जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। फर्दर प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें इसकी, तो जब हम इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वाटर के अंदर प्लस हीट प्रोड्यूस होती है और देन इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सॉलिड फ्यूल होता है उसको हम कन्वर्ट करते होते हैं गैशियस फ्यूल के अंदर। अब जो कार्बन चारकोल है दैट इज़ अ सॉलिड फ्यूल और इसको हम एंड प्रोडक्ट में गैशियस फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। देन ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो सी हाइड्रोजन होती है जब ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो ये
वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो सा हमारे पास सेलुलोजिक यूनिट है, इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते होते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर देगी, और ये जो सा हाइड्रोजन होगा ये फर्दर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम इसकी प्रोडक्टिविटी करवाते होते हैं सेलुलोजिक यूनिट को, इसको यूटिलाइज करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें हमारे पास जो एंड प्रोडक्शन की जो रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है मेन, और वाटर है, जो कि हमारे पास पोल्यूटेंट नहीं है। इट मीन्स इट इज एविडेंस दैट दिस इज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस। उसके बाद डायरेक्ट यूज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, इससे हमें मीथेन मिलती होती है और वाटर की होती है प्रोडक्शन। सो दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें पता है कि जो मीथेन है दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके अलावा अगर हम इसके जो नंबर इसको चेंज कर दें, यानी कि 8 CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 17 H2, तो ये पेट्रोल की सिंथेसिस करता है C18H18 प्लस H2O। तो ये जो सा C18H18 हाइड्रोकार्बन है दैट इज़ द पेट्रोल। तो हीट प्रोड्यूस इज यूज इन प्रोडक्टिव एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में यूज़ करेंगे। देन जो वाटर होगा, जब हम इसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और हाइड्रोजन इटसेल्फ एज अ फ्यूल के तौर पे भी काम करता होता है। देन हम इस हाइड्रोजन को जब सेलुलोजिक यूनिट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये मीथेन और वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि हमें क्या, मीथेन बेसिकली हमें पता है कि हमारी जो नेचुरल गैस होती है उसके अंदर 85% जो सी होती है वो मीथेन होती है। तो फर्दर फिर हम इसको भी एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोमास एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।